फिर चार्ज से मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेकर आई थी। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला डेरिवेशन है, कूलम्स लॉ जो है, जो पहला लॉ है उसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इस लॉ में मैं आपको पहले एकदम ये लॉ कहता क्या है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। ये लॉ कहता क्या है कि अगर दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है, दो चार्जेस हैं जो कि रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्टडी है वो एट रेस्ट ही पढ़ते हैं, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो दो चार्जेस हैं जो कि रेस्ट में है और उनका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो r है, तो वो किस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगी और रिपल्शन होगी, वो किस तरह से होगी, उसके बारे में एक मैग्नीट्यूड निकाला गया, एक डेरिवेशन निकाली गई और एक प्रॉपर फॉर्मूला निकाला गया जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जब भी दो चार्ज ऐसे होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके लॉ के स्टेटमेंट है वहां से शुरू करती हूँ, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction, ठीक है, force of attraction और repulsion between the two charged bodies at rest, between the two charged bodies at rest, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट होता है कि इस डायरेक्टली proportional to the product of their charges। तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब दो चार्जेस है उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उससे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब है मेरा कि सपोज दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं जिसका नाम है एक का नाम Q1 है, एक का नाम है Q2, ठीक है, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया है r, ठीक है। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी चार्ज हो सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी होंगे ये चार्ज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ती है हमारी, ठीक है। 1/r²। अब मैंने बोला था कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने 1/² लिखा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है? जो दो क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी? कम होगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स क्या होती रहेगी? कम होती जाएगी। डिस्टेंस कम होता जाएगा, फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। आप इससे आराम से कोई आप देखते हो कि मैग्नेट्स लेते हो दो, तो उनको पास लेके होते हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और दूर लेके जाते हो
तो क्या होता रहता है, एट्रैक्शन कम होती रहती है। तो वही यहाँ पे फिनोमेना है कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो ये था रिलेशनशिप। तो हम इसको अब क्या करते हैं, पूरा डिराइव करते हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप आया। हम इसको पूरा डिराइव कैसे करेंगे, हम लेंगे सपोज, पहले हम डायग्राम बना लेंगे इसकी साइड में कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो अब हम इसको assumption जो है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज Q1 and Q2 are the two charges located at point A and B। ठीक है, अब ये जो चार्जेस है ये रेस्ट पे है। चार्ज के रेस्ट पे होने का मतलब क्या है कि ये चार्ज है यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकता, ये मूव नहीं कर सकते दोनों चार्जेस आपस में। रेस्ट में होने का मतलब यही होता है कि वो जो चीज है वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये दो चार्जेस है रेस्ट में एट पॉइंट ए एंड बी, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम तो जो डिस्टेंस है उनके बीच के सेपरेशन का वो क्या है, r है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो जैसे कि कूलम्स लॉ कहता है, वो क्या कहता है कि F जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के, और प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है, यही F कहता है हमको। तो हम क्या करेंगे, ये वाली को 1 इक्वेशन दे देंगे, ये वाली को 2 दे देंगे, और इन दोनों का क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कंबाइन कर देती हूँ इसको, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देती हूँ, कंबाइन कर देती हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मिल गया। ठीक है, अब तो क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको मैं हटा दूंगी। ठीक है, तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये K क्या होता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जो बेसिकली क्या बताता है कि अगर दो चार्जेस किसी भी मीडियम में है, मतलब वो कैरोसिन में है, पेट्रोल में है, वो वाटर में है, वो एयर में है, वो वैक्यूम में है, तो किस तरह से उनका जो प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कैसे करेगा, तो वो ये चीज कहते हैं। ठीक है, तो K क्या है, K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी की, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे देखेंगे कि बेसिकली जो K है वो किसके इक्वल है। ठीक है, जो K है वो किसके इक्वल है वो देखेंगे। K जो है इन SI यूनिट सिस्टम्स, इन SI यूनिट भी कह सकते हो, सिस्टम इंटीग्रेशन यही है, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो ये जो है इस केस में क्या होता है, K किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या होता है ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन r जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये फ्री स्पेस की होती है और ये मीडियम की होती है, कोई भी मीडियम। ठीक है, तो कोई भी मीडियम, एयर हो, वाटर हो, कुछ भी हो,
रिलेटिव परमिटिविटी जब जो एयर का होता है वो 1 होता है। फॉर एयर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1 होती है। तो क्या बन गई इक्वेशन, k इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन हो गया एयर के केस में। इसी 1/4 एप्सिलॉन को हम क्या कर देंगे, वो जो इक्वेशन थी हमारी F इक्वल्स टू k q1 q2 r² अपॉन r², इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 r²। तो ये हमारा क्या होता है, डिराइव होता है यहां से। एप्सिलॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन जो होता है वो होता है हमारा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एप्सिलॉन होता है वो ये होता है। तो यही एप्सिलॉन की वैल्यू हम जब इसमें डालते हैं तो हमें क्या मिलती है, फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 इंटू 8 एप्सिलॉन की वैल्यू इधर मैंने डाल दी तो क्या मिला 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और साथ में Q1 Q2 जो था वो वैसे का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन बाद में आता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो फर्दर तो आपको वो किसके इक्वल मिलता है, वो मिलता है आपको F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये क्या बता रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बताता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का। ये लॉ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है कि क्या मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का, क्या वैल्यू होगी जब दो चार्जेस क्या होंगे, किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसको हम फर्दर लेके जाएंगे, थोड़ा लॉ को फिर से समझेंगे क्या क्या इसकी और बारीकियां हैं। तो आज के लिए वी वाइंड अप दिस टॉपिक हियर। थैंक यू सो मच।